नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे जोनल काउंसिल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जोनल काउंसिल्स आर द स्टैट्यूटरी बॉडी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कहने का मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जो सरकार के द्वारा संसद में किसी नियम के तहत बनाया जाता है, ऐसी बॉडीज को स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो जोनल काउंसिल भी एक इसी तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैब्लिश अंडर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बनाया गया है। और जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछता है वो ये है कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, सही है। तो दे आर ओनली डेलिबरेटिव एंड द एडवाइजरी बॉडी। ये आपका विशेष तौर पर राज्यों को सलाह जारी करने के लिए ये बॉडीज हैं और कुछ दिशा निर्देश जारी करने के लिए बनाए गए हैं। और जोनल काउंसिल बनाने का लक्ष्य क्या है? टू प्रमोट द इंटर स्टेट कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कहने का मतलब है कि एक या एक से अधिक प्रदेशों के बीच में, दो या दो से अधिक प्रदेशों के बीच में आपसी सामंजस्य और विकास के जो नए नए तरीके हैं, तो उनको आपस में कॉपरेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करने के लिए जोनल काउंसिल को बनाया गया। इसके पीछे का लक्ष्य क्या था वो हमने बताया। देयर आर 5 जोनल काउंसिल्स नेमली। कहने का मतलब है कि जो शुरुआत में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बनाया गया, तो इसमें 5 अलग अलग जोन काउंसिल को बनाया गया। तो पहला है आपका नॉर्थर्न जोनल काउंसिल। तो समझिए इसको, नाम से स्पष्ट है कि कंप्राइजेस द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट इंडिया में आ सकते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे लिया गया है। तो निश्चित स्टेट्स को समझेंगे। हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। इसके साथ साथ लद्दाख अब अलग हो चुका है, तो उसको भी यहाँ पे लिखना चाहिए, आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। फिर पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया। तो राजस्थान सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि नॉर्थर्न में ही राजस्थान आता है, ठीक है। अब नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो आपका दिल्ली का है वो भी इसमें आता है। यूनियन टेरिटरी ऑफ जो चंडीगढ़ है वो भी आपका नॉर्थर्न जोनल काउंसिल में ही आता है, ठीक है। अलग अलग जोनल काउंसिल के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हो तो हम उसको भी अलग से वीडियो बना सकते हैं। लेकिन आज का जो डिस्कशन का टॉपिक ये है कि हम एक साथ जानते हैं कि अलग अलग जोनल काउंसिल्स की एरिया में कौन कौन से प्रदेश आते हैं, ठीक है, या फिर यूनियन टेरिटरी आती है। इसके बाद आपका जो 4th नंबर पे जो और आते हैं आपके, जैसे कि सेंट्रल जोनल काउंसिल आता है, ठीक है। तो कंप्राइजिंग द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो मैं एक चीज और बताता जाता हूँ कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो सेंट्रल जोनल काउंसिल का हेडक्वार्टर आपका इलाहाबाद में है, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है ईस्टर्न जोनल काउंसिल। नाम से क्लियर है कि ईस्ट के कुछ, भारत के ईस्ट में स्थित कुछ जोन के प्रदेश होंगे, जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। तो ये आपका ईस्टर्न के कुछ जोनल काउंसिल के प्रदेश हो गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो हेडक्वार्टर वो आपका कोलकाता में है। वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बात की जाए तो कंप्राइजेस द स्टेट ऑफ गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ द दमन दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। तो कुछ यूटीज और कुछ प्रदेश जैसे कि गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, इनसे मिलकर के आपका वेस्टर्न जोनल काउंसिल बना है। अब बात करें कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो आपका मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है। अब बात करते हैं साउथर्न जोनल काउंसिल जो है, कंप्राइजेस द स्टेट्स ऑफ, समझिएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड द यूटी ऑफ पुदुचेरी। तो ये आपके स्टेट और यूटी हैं जो कि साउथर्न जोनल काउंसिल के अंतर्गत उल्लेख किए गए हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हेडक्वार्टर जो है साउथर्न जोनल काउंसिल का वो आपका देखने को मिलता है चेन्नई में, ठीक है। तो ये तो हमने नाम पढ़ लिया। अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव देखते हैं और थोड़ा इनका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो यार कि जितने हमारे देश में प्रदेश हैं या फिर यूटीज हैं, सभी तो कवर हुई नहीं। इसमें से एक बड़ा पार्ट जो कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पार्ट है वो तो छूट गया। तो आपको समझना चाहिए कि क्या उनके साथ भेदभाव हुआ? नहीं। जब ये उसमें बनाया जा रहा था तो उसमें ये देखा गया कि ऐसे प्रदेशों में उनकी अलग अलग समस्याएं थी और वो एकजुट आने को तैयार नहीं थे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इसका एक अलग से आपका एक काउंसिल बनती है, उसको नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, एनईसी के नाम से जानते हैं। अभी उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन कौन से बचे। असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, ठीक है। अब इसमें ये आपके जोनल काउंसिल के अंतर्गत नहीं जोड़े गए थे, जितने स्टेट का मैंने नाम लिया। तो इनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम थे जिसको मद्देनजर रखते हुए आपका नॉर्थर्न ईस्टर्न काउंसिल बनाने में टाइम लगा और ये आपका सेटअप किया गया नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के अंतर्गत, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब कि इसमें चेयरमैन कौन होता है, वाइस चेयरमैन कौन होता है, मेंबर्स कौन हो सकते हैं, ठीक है, एडवाइजरी कौन कौन दे सकता है। तो सो चेयरमैन जो है वो यूनियन होम मिनिस्टर इन द चेयरमैन ऑफ ईच ऑफ दीज काउंसिल्स। हर काउंसिल का जो चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है, वो आपका होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर को बनाया गया है। अब इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि लोग इमोशनल होकर के, भावुक होकर के इसमें प्रधानमंत्री को चेयरमैन लगा के चले जाते हैं एग्जाम में। तो ये आप गलती मत करिएगा, होम मिनिस्टर यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वाइस चेयरमैन की अगर बात किया जाए तो जैसे मैंने बताया कि हर जोन में ढेर 4-5 आपके स्टेट्स होते हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज होती हैं। सो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंक्लूडेड इन द ईच जोन एक्ट एज वाइस चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल। कहने का मतलब है हर जोन में जो प्रदेश आते हैं उसके चीफ मिनिस्टर जो होता है वो आपका वाइस चेयरमैन होता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, बाय द रोटेशन ईच होल्डिंग ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट अ टाइम। कहने का मतलब है कि रोटेशन से, जैसे मान लिया कि
हम बात कर रहे हैं एक कोई जोन उठा लेते हैं, जैसे कि मैंने उठा लिया सेंट्रल जोन काउंसिल। तो सेंट्रल जोन काउंसिल में आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये 4 आता है। तो इसमें क्या होगा कि बारी-बारी से एक-एक साल के लिए लोग आपका इसमें वाइस चेयरमैन बनेंगे, ठीक है। एक बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, एक बार आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक बार मध्य प्रदेश के, एक बार छत्तीसगढ़ के। तो ये लोग बारी-बारी से आपके इसमें बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, सॉरी वाइस चेयरमैन बनेंगे। तो इसके अलावा समझिएगा, वाइस चेयरमैन जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उनके अलावा भी 2 मिनिस्टर हर स्टेट से इसके मेंबर होते हैं। अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। So members जो हो सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर एंड द 2 अदर मिनिस्टर्स एज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम ईच ऑफ द स्टेट एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम द यूटी इंक्लूडेड इन द जोन। कहने का मतलब है कि हर जोन में, फिलहाल जैसे कि मैंने जिसका एग्जांपल लिया था सेंट्रल जोन का, तो उसमें कोई यूटी नहीं आती है, लेकिन अगर किसी अदर जोन में अगर यूटी आती है, जैसे नॉर्थ जोन की बात करें तो उसमें यूटी आती है जम्मू कश्मीर लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो इसके यूटी के क्या होगा कि कुछ 2 मेंबर इसमें आएंगे, ठीक है, यूनियन टेरिटरी के 2 मेंबर, और चीफ मिनिस्टर के साथ भी उसी प्रदेश के 2 और मिनिस्टर भी एज ए मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा, उसी स्टेट के गवर्नर के द्वारा। अब एडवाइजर कौन कौन होता है? 1 पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन, जो कि अब रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग से। तो पहले प्लानिंग कमीशन जब योजना आयोग हुआ करता था, तो उसका 1 पर्सन जो था वो नॉमिनेट होता था एडवाइजर के तौर पे, लेकिन अब नीति आयोग का एक बंदा होता है फॉर ईच ऑफ द जोनल काउंसिल, हर जोनल काउंसिल के लिए। चीफ सेक्रेटरी एंड अनदर ऑफिसर डेवलपमेंट कमिश्नर होते हैं नॉमिनेटेड बाय ईच ऑफ द स्टेट इंक्लूडेड इन द जोन। हर जोन में, हर प्रदेश से जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं और एक अन्य ऑफिसर, वो आपका डेवलपमेंट कमिश्नर हो सकता है, उसको नॉमिनेट किया जाता है स्टेट्स, हर स्टेट से उस पर्टिकुलर जोन के लिए। तो ये आपका एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें ये मेंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं कि यूनियन मिनिस्टर्स आर आल्सो इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द जोनल काउंसिल डिपेंडिंग ऑन द नेसेसिटी। जैसी आवश्यकता पड़ती है जोन काउंसिल में, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी अहम मुद्दे पे डिस्कस करना है और उनको लगता है कि ये केंद्रीय मंत्री ज्यादा सुटेबल रहेंगे, इनको भी आपका एक इनवाइट किया जाना चाहिए, ठीक है, तो उनको भी पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब लास्ट में मैंने जिस बात को आपको बताया था कि मैं ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन जरूर करूंगा। हिस्ट्री का डिस्कशन हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्कशन हो गया। अब थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव के डिस्कशन की बात करते हैं हर जोन के लिए, क्योंकि इसको सेटअप किया गया, ठीक है, इसी उद्देश्य जो उद्देश्य मैं बताने वाला हूं। तो पहला उद्देश्य जो है आपका ब्रिंगिंग आउट द नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, भारत की अखंडता को बनाए रखना इसका पहला उद्देश्य है। क्योंकि देखिए आप, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के साथ कॉपरेशन में रहेगा, उनकी बातों को समझेगा, दुख दर्द को समझेगा, उनके विकास कार्यों को फॉलो करेगा, तो इससे क्या होगा कि आपस में इंटीग्रेशन मजबूत होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? अरेस्टिंग द ग्रोथ ऑफ एक्यूट स्टेट कॉन्शियसनेस, ठीक है, रीजनलिज्म की बात होगी तो वो भी आपका अरेस्ट होएगा। कहने का मतलब देखो, ध्यान समझिएगा शुद्ध हिंदी भाषा में, कि इससे जो ग्रोथ का आपका एक ग्राफ है, ठीक है, उसको हम स्टेट वाइज कवर कर पाएंगे। किससे ऊपर उठ करके? हम भाषा से, जाति से, रीजन से ऊपर उठ करके एक टेंडेंसी डेवलप करेंगे जो आपका इंटर स्टेट को डेवलप करने में मदद करेगा। तीसरी बात क्या है? इनेबलिंग द सेंटर एंड द स्टेट टू कोऑपरेट एंड एक्सचेंज द आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस। कहने का मतलब प्रदेश सेंटर के, जैसे कि आप होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ठीक है, उनसे अपनी बातें शेयर करेंगे, अपने आइडियाज और एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। यदि उन्हें लगता है कि ये जो चीज है वो आपका पूरे देश में एक मॉडल के तौर पर लागू किया जा सकता है, तो उसको जरूर उस पर विचार किया जाएगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव और बचता है कि एस्टैब्लिशिंग ए क्लाइमेट ऑफ कोऑपरेशन among the states for the successful and speedy execution of the development projects। जो भी हमारे देश में आपका डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसको तेजी से और सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट करने के लिए एक या एक से अधिक स्टेट के बीच में कॉपरेशन का क्लाइमेट बनाने की जरूरत है, ठीक है, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है। समझिए ध्यान से। जैसे आप जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इंडिया में 60% वेटेज रखता है, अगर जैसे छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो वहां पे इंडिया का 3rd लार्जेस्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश भी होंगे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन कम होती होगी, लेकिन उनको देना है। तो ये कैसे पॉसिबल है? जो आपका जोनल आपका इस तरह का इन्वायरमेंट होगा, तो इंटर स्टेट लेवल पे वो इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए आप सामने आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ जोनल काउंसिल। जैसा कि मैंने बताया था कि जब आपका जोनल काउंसिल बनाया जा रहा था, तो उसमें कुछ ऐसे प्रदेश थे जिनको छोड़ दिया गया था, उनको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। तो वो सारे इंक्लूड थे, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में इंक्लूड किया गया। एक नई काउंसिल बनाई गई जिसको हम एनईसी के नाम से जानते हैं। किसकी? एनईसी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। तो 1971 में एनईसी एक्ट के तहत इनको बनाया गया as an the apex level body for the securing the balance and coordinated development and facilitating the coordination with the states। तो एक दूसरे से प्रदेश में आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करना और एक दूसरे को बैलेंस में आपका डेवलपमेंट करना, तो इसके उद्देश्य ये एक अपेक्स बॉडी है। कहने का मतलब पता है कि इस तरह की अपनी खुद की एक सर्वश्रेष्ठ संस्था है, ठीक है। अब बात समझिएगा कि कौन कौन से जो क्षेत्र थे जो कि इस पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में पार्टिसिपेट किए या फिर उसके मेंबर थे। सो पहला है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। और जो सिक्किम था उसको एक बार अमेंड किया गया, इसको नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंतर्गत 23 दिसंबर 2002 को सिक्किम को अमेंडमेंट के द्वारा इसमें शामिल किया गया। अब समझिएगा, फंक्शन एज द रीजनल प्लानिंग बॉडी फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया एंड वाइल फॉर्मुलेटिंग द रीजनल प्लान। ये आपका इन क्षेत्रों के आधार पर, इन क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकता के आधार पर जो भी प्लान तैयार किए जाते हैं। और जो मेन है आपका जो प्रोजेक्ट और जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपका 2 या 2 से अधिक स्टेट के द्वारा उनके क्षेत्रों के आधार पर उनके प्रायोरिटी से स्कीम चलाई जाती है। सो द काउंसिल शैल फॉर्मुलेट द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एंड स्कीम फॉर दैट स्टेट, ठीक है।
अब आप समझते हो जैसे सिक्किम को मैंने 2002 में बताया, तो इसमें जो आपका अमेंडमेंट किया गया था, तो इसमें ये था कि जो काउंसिल है वो सिक्किम के कुछ मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट और स्कीम चलाएगी। इसी शर्त पे सिक्किम इस पे जुड़ा था जून में। अब एनईसी ने 2018 में यूनियन कैबिनेट के द्वारा एक अप्रूवल दिया जिसमें प्रपोज किया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फॉर द नॉमिनेटेड फॉर द यूनियन होम मिनिस्टर एज एक्स ऑफिशियो। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो था उसने नॉमिनेट किया होम मिनिस्टर को, यूनियन होम मिनिस्टर को एज अ चेयरमैन। ठीक है, तो चेयरमैन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, द कैबिनेट आल्सो अप्रूव द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर वुड सर्व एज द वाइस चेयरमैन ऑफ काउंसिल। समझिएगा ध्यान से कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, जब आप सुनते होंगे स्वतंत्र प्रभार, तो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर वुड सर्व एज, तो आप जानते हो कि राज्य के स्वतंत्र प्रभार मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, इनको वाइस चेयरमैन इस काउंसिल का नियुक्त किया गया। एनईसी एंड ऑल द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विल बी द मेंबर। कहने का मतलब क्या हुआ कि एनईसी के तहत जितने भी प्रदेश आते हैं उसके चीफ मिनिस्टर, ठीक है, इसके मेंबर होंगे। एनईसी जो आपका ऑर्गेनाइज किया गया उसके मेन मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो इसकी भी हमने डिस्कशन कर लिया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो समझ आया होगा। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई और टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। धन्यवाद।